नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्तों को आज की रात भी जेल में काटनी पड़ेगी। आज फिर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, कल फिर सुनवाई होगी। उसके बाद शायद तय हो जाए कि आर्यन खान और उसके दोस्त बेल पर बाहर आएंगे या फिर कुछ दिन और जेल में रहेंगे। हालांकि अब सवाल यह नहीं है कि आर्यन खान को जमानत मिली या नहीं, सवाल यह भी नहीं है कि आर्यन खान को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। यह कानूनी मसला है, हाईकोर्ट के सामने है, अदालत में सबूतों के आधार पर, दलीलों के आधार पर फैसला होगा। लेकिन सवाल यह जरूर है, क्या इस केस में आर्यन को सिर्फ इसलिए जेल की हवा खानी पड़ रही है क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, वो एक सुपरस्टार के बेटे हैं? सवाल यह भी उठा है कि क्या आर्यन के बहाने तमाम तरह के पुराने हिसाब किताब बराबर किए जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र के नेता और केंद्र सरकार के अफसर इस पूरे मामले में पार्टी बन गए हैं? इस केस में एनसीपी और बीजेपी किस कदर आमने सामने है, यह बार बार दिखाई देता है। और दोनों के बीच आर्यन खान और उसके दोस्त क्रॉस फायर में फंस गए हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट हुए उसमें ये सारे सवाल रेलेवेंट लगते हैं, इनके जवाब मिलने चाहिए। और आज मैं इन्हीं सवालों के पीछे की सियासत की बात करूंगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आर्यन और उसके दोस्तों के खिलाफ केस की जांच कर रहे थे, लेकिन अब हालत यह है कि एनसीबी के अफसरों की एक टीम, एक कमेटी समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच कर रही है। आज वानखेड़े से पूछताछ की गई, कई घंटे तक पूछताछ की गई। आर्यन खान के वकील अदालत में आर्यन की बेगुनाही का सबूत देते सुनाई दिए। एनसीबी के सबूतों पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका तर्क है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले। जिन व्हाट्सएप चैट्स को आधार बनाया गया उनका दरअसल इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें आज फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कही। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े एनसीबी के अफसरों के सामने अपने ऊपर लगे इल्जामात को झूठा साबित करने की कोशिश कई घंटे तक करते रहे, यानी मामला उलझ गया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के कई इल्जाम लगे हैं और इसके लिए क्या क्या सबूत दिए जा रहे हैं यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों पर उनके परिवार वाले क्या कहते हैं यह भी सुनना जरूरी है, उनका पक्ष क्या है। और समीर वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रहे अफसर वो क्या कह रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं आर्यन खान के केस की। आज हाईकोर्ट के सामने आर्यन खान के वकील के तौर पर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने अदालत से एक बार फिर एनसीबी के अरेस्ट मेमो को देखने की गुजारिश की, क्योंकि एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लोगों को जानते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है। इसे लेकर मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि जिस वक्त आर्यन को अरेस्ट किया गया था तो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इस केस की जांच तो उन्हें जमानत देने के बाद भी की जा सकती है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि व्हाट्सएप चैट का जिक्र भी रिमांड कॉपी में नहीं किया गया। लगभग इसी तरह के तर्क अरबाज मर्चेंट के वकील ने भी दिए। अरबाज मर्चेंट की तरफ से पेश हुए सीनियर लॉयर अमित देसाई ने कहा कि अरबाज की गिरफ्तारी के वक्त एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 28 और 29 नहीं जोड़े गए थे। अरेस्ट मेमो में सिर्फ यह बताया गया था कि आरोपियों के पास से कम मात्रा में ड्रग्स मिली और जिन लोगों ने अरेस्ट किया उन्होंने भी आर्यन, मुनमुन और अरबाज को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया। साजिश की बात तो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। आज मुनमुन धमेचा के वकील ने भी कहा कि मुनमुन धमेचा के पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। जहां तक व्हाट्सएप चैट का सवाल है तो इस चैट को सबूत की तरह पेश करने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन भी एनसीबी ने नहीं किया। मुनमुन के वकील का आरोप है कि इस मामले में सेलेक्टिव कार्रवाई की गई है। सारी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 1 घंटे में जवाब दे देंगे तो मैटर कल ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी। आर्यन खान और उसके दोस्तों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आज 27 तारीख है, कस्टडी में 25 दिन हो गए।
हमारे यहां कानून में जमानत मिलना आरोपी का अधिकार माना जाता है। अमित देसाई ने आज हाई कोर्ट से कहा भी कि पहले जेल एक्सेप्शन और बेल रूल थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है, जेल रूल और बेल एक्सेप्शन हो गई है। आर्यन खान के पास से ड्रग बरामद हुई नहीं। एनसीबी ने माना कि आर्यन ड्रग्स नहीं ले रहे थे, उनका कोई टेस्ट नहीं कराया गया, तो सवाल है कि गुनाह क्या था। एनसीबी का इल्जाम है कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है, ड्रग्स की सप्लाई में शामिल है। और सबूत क्या है? 3 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट, और इस व्हाट्सएप चैट में भी 2 शब्द। अब इस चैट को वेरीफाई करना है और आर्यन को इसलिए जेल में रखना है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करते। यह तर्क है एनसीबी का। वो गवाहों को प्रभावित ना करे, यह कहा गया। लेकिन आपने आज हाई कोर्ट से कहा भी कि पहले जेल एक्सेप्शन और बेल रूल थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है, जेल रूल और बेल एक्सेप्शन हो गई है। आर्यन खान के पास से ड्रग बरामद हुई नहीं। एनसीबी ने माना कि आर्यन ड्रग्स नहीं ले रहे थे, उनका कोई टेस्ट नहीं कराया गया, तो सवाल है कि गुनाह क्या था। एनसीबी का इल्जाम है कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है, ड्रग्स की सप्लाई में शामिल है। और सबूत क्या है? 3 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट, और इस व्हाट्सएप चैट में भी 2 शब्द। अब इस चैट को वेरीफाई करना है और आर्यन को इसलिए जेल में रखना है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करते। यह तर्क है एनसीबी का। वो गवाहों को प्रभावित ना करे, यह कहा गया। लेकिन आपने देखा होगा गवाह तो अपने आप पलट रहे हैं। प्रभाकर सैल एक गवाह हैं, उन्होंने खुद अपना वीडियो जारी करके एफिडेविट देकर कहा कि शाहरुख खान से 25 करोड़ में डील होनी थी, पैसा नहीं मिला इसलिए आर्यन को लपेटा गया। प्रभाकर सैल आर्यन के केस में गवाह नंबर 1 है। एक दूसरे गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। आर्यन की गिरफ्तारी के सारे वीडियोस में किरण गोसावी दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया पर है। प्रभाकर का दावा है कि आर्यन को लेकर सारी डीलिंग किरण गोसावी कर रहा था। अब प्रभाकर के आरोपों की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की है। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन किरण गोसावी अभी भी फरार है। खबर यह कि उसने उत्तर प्रदेश में सरेंडर करने की कोशिश की थी, कामयाबी नहीं मिली, तो अब पुणे में सरेंडर कर सकता है। प्रभाकर का दावा है कि आर्यन को छोड़ने के एवज में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे जाने थे। डील 18 करोड़ में होनी थी, उसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को पहुंचाने थे। ये सारे वो आरोप हैं जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। लेकिन गवाह ने कहा कि शाहरुख के मैनेजर ने फोन उठाने बंद कर दिए, इसलिए बात बिगड़ गई। प्रभाकर के इन सारे आरोपों की जांच एनसीबी कर रही है, लेकिन प्रभाकर के बाद एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तो समीर वानखेड़े के खिलाफ इतने सारे इल्जाम लगा दिए, इतनी सारी बातें कह दी कि तुरंत जांच होना संभव भी नहीं है, वक्त लगेगा। फिलहाल नवाब मलिक यह साबित करने में लगे कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है। उन्होंने आरक्षण का फायदा उठाने के लिए फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया और दलित बनकर उसी सर्टिफिकेट के आधार पर सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया। अपने इल्जाम को साबित करने के लिए नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का पहले बर्थ सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया था, और आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा पेश कर दिया। इसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। नवाब मलिक उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, एनसीपी के बड़े नेता हैं। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके पास इतने सबूत हैं कि अगले 6 महीने में समीर वानखेड़े की नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। नवाब मलिक आज समीर वानखेड़े का जो निकाहनामा लेकर आए हैं वो 15 साल पहले का है। 2006 में समीर वानखेड़े की शादी मुंबई में डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुई थी। काजी ने समीर का निकाह पढ़वाया, निकाहनामा बनवाया। अब नवाब मलिक का आरोप है कि अलग अलग मजहब के लोगों का निकाह नहीं हो सकता, और चूंकि समीर और शबाना का निकाह हुआ, निकाहनामा बना, इसका मतलब है कि समीर मुसलमान थे। निकाहनामे में भी उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। परिवार वालों के उस पर दस्तखत हैं। इसका मतलब है कि परिवार वालों को भी पता था कि निकाहनामे में क्या लिखा है।
नवाब मलिक का दावा है कि निकाह के बाद समीर वानखेड़े हिंदू बन गए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया और उसके सारे सेलेक्ट भी हो गए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट की जांच की मांग की है। उन्होंने क्या कहा था, ये आप सुनिए। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। आज जो निकाह नामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। हर व्यक्ति अपने तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार सकता है, जब चाहे धर्म बदल सकता है। हर दिन नया धर्म बदल ले, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फ़ायदा है वो नहीं मिलता। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, IRS का पद हासिल किया। ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है। नवाब मलिक की ये बात सही है कि अगर दलित समाज से आने वाला कोई व्यक्ति इस्लाम या फिर कोई दूसरा धर्म कबूल कर ले तो फिर कानून से आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसीलिए नवाब मलिक बार बार कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन तय है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत पुख्ता है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष जानना भी जरूरी था, तो हमारे संवाददाता दिनेश बोहरा ने इस मामले में जुड़े हर पक्ष से बात की। सबसे पहले समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के पास पहुंचे, उन्हें निकाहनामा दिखाया। समीर वानखेड़े के पिता ने माना निकाहनामा सही है, निकाहनामे पर दस्तखत उन्हीं के हैं, लेकिन इसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े क्यों लिखा, इसका जवाब ज्ञानदेव वानखेड़े नहीं दे पाए। उन्होंने कहा अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है कि समीर की मां ने ऐसा लिखवा दिया हो। अब चूंकि समीर की मां का देहांत हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब अब कोई नहीं दे सकता। आज नवाब मलिक ने ये जो सर्टिफिकेट दिखाया मैरिज का, क्या ये सही है, ये बताइए। यह सर्टिफिकेट सही हो सकता है क्योंकि उर्दू मुझे आती नहीं, नंबर 1। ये सही हो सकता है क्योंकि मेरे बेटे का निकाह डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुआ है, ये सही हकीकत है। लेकिन इसके बारे में जो साइन वाइन ये भी सही है, लेकिन मेरे मिसेस ने किया है। मेरे मिसेस मुस्लिम थी, मैं हिंदू हूँ, बैकवर्ड क्लास में ही आता है, लेकिन मुझे इसमें समझ में आता। और निकाह हुआ, मैं भी था उसमें, निकाह हुआ, ये सही बात है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया है। मैं सर उस पर भी आता हूँ, पहले तो इस सर्टिफिकेट को लेकर बात करते। यहाँ पे स्पेसिफिक आपके समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है और उसके ठीक बगल में आपके जो बेटे हैं उनका सिग्नेचर भी है। उन्होंने ऑब्जेक्शन, अगर आप ये माँ के कहने पे किया हुआ है, वो इस जगत में नहीं है, वो होती तो उसका जवाब वही देती थी। देखिए वो सरकारी अधिकारी, वो तो शायद इस बारे में खुल के नहीं बात कर सकते इस वक्त। हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए, जब उन्होंने, क्या उनकी माँ ने खुद से, आप बता रहे दाऊद लिखा है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया जब दाऊद लिखा गया तो? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला ना इसका, ये तो उर्दू में है सब, मुझे मालूम। इंग्लिश में लिखा है, देखिए अगर ये प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो अभी शादी के गड़बड़ में जब निकाह होता है तो आदमी इतना नहीं देखता कहाँ साइन किया होगा, साइन मेरा ही है, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकता मैं। अच्छा, एक ये चीज़ होगी। इसके अलावा एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने जो है उन्हें बताया नहीं था कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम बनकर वहां पर गए थे शादी करने के लिए। लेकिन किसने पूछा ही नहीं। जब शादी के पहले मेरी जो पहली बहू थी, मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर में आती थी, बिफोर मैरिज वो आती थी, उसको सब मालूम है मैं कौन हूँ, मैं क्या था, सब मालूम है उसको, और क्या हूँ ये भी मालूम था बिफोर मैरिज। अच्छा, ये मेरे मिसेस ने किया है, वो अभी जगत में नहीं है, मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। आप कह रहे कि जो उनकी पहली पत्नी थी, उन्हें पता था कि आप लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, समीर मानते हैं, माता जी का धर्म अलग है। जी,
सबको मालूम था, सब इन लोगों को भी मालूम था। जब मेरा नाम ध्यानदेव वानखेड़े था, बिफोर मैरिज मेरे घर में आती थी गवर्नमेंट क्वार्टर में, सब मालूम था। ठीक है, एक और चीज़, जो जिस काजी ने शादी कराई थी उनका ये कहना है कि उनको नहीं पता था, वो तो यही मान के चले थे, वहाँ जितने भी सैकड़ों लोग जो दावत में आए थे सभी लोग ये मान रहे थे कि आपका जो परिवार है वो मुस्लिम परिवार है। लेकिन उनके समाज लोग, इधर लोग, उसमें क्या कह सकता हूँ, शादियों में तो हजारों लोग आते हैं, तो वो क्या उसके मन में, तो आप लोगों ने पहचान छिपाई थी शादी के दौरान? पहचान भी नहीं छुपाई। जब बिफोर मैरिज मेरी बहू आती थी घर में तो सब दुनिया को मालूम है कि मैं कौन था बिफोर मैरिज। अब ये बात तो सही है कि निकाह तो इस्लाम मानने वाले लड़के लड़की का ही हो सकता है। ये बात समीर वानखेड़े के पिता भी जानते थे। वो कह रहे हैं कि समीर ने ना तो इस्लाम कबूल किया था, ना ये बात लड़की के परिवार वालों से छुपाई थी, लेकिन फिर समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े कैसे हो गया, उसका जवाब तो उनके पास नहीं है। इल्जाम तो यह भी है कि समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी अपनी शादी के लिए कन्वर्जन किया था, धर्म बदला था। उनका नाम ज्ञानदेव वानखेड़े नहीं, दाऊद वानखेड़े है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने इस आरोप पर भी उनसे सफाई मांगी। ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि अगर नवाब मलिक के पास धर्मांतरण के सबूत हैं तो दिखाएं। समीर के पिता ने चैलेंज किया कि अगर कन्वर्जन का कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए तो फिर नवाब मलिक जो कहेंगे वो सब करेंगे। जब आपकी शादी हुई 75-77 के दरमियान, जब शादी हुई, तब आपने जो है आपकी पत्नी का जो धर्म है, इस्लाम धर्म, वो आपने कबूल किया था और तभी से आप जो है मुस्लिम बन गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा इंटर कास्ट मैरिज हुआ है। मैं हिंदू था, मेरी मिसेस मुस्लिम थी, हमारा दोनों का ही इंटर कास्ट मैरिज है। मैं ना उसने धर्म चेंज किया ना मैंने अपना धर्म चेंज किया। जो काजी है लगातार ये कह रहे कि अगर आप उन्हें पता होता कि समीर हिंदू थे तो वो शादी ही नहीं करते, क्योंकि शादी इस्लाम होती ही नहीं थी। शादी होती है, वो निकाह कबूल ही नहीं होता है। जब दूसरे दो जाति के अलग अलग होते तो निकाह कैसा नहीं हो सकता है। वो वही कह रहे कि आप लोगों ने ना जो है जानबूझ के अपनी पहचान छिपाई, आरोप यही लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने पहले बोलना चाहिए था। अगर उनको कोई शक था तो पहले बोलना चाहिए था। हमने तो कोई जात छुपाई नहीं, ना जात किधर छुप सकती, ना नाम किधर छुप सकता। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं तो प्राइवेट नहीं था। मेहर की रकम भी अदा की गई। अब ये तो मेरे मिसेस को मालूम, मुझे ये इसके बारे में नहीं पता। अभी मेरी मिसेस जगत में नहीं है और वो एक कानून के हिसाब से किया भी होगा मेरे मिसेस ने, ये मुझे पता नहीं। हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई रिश्वत नहीं लिया। मैं किस चीज़ से बचूं? मैं नवाब मलिक थोड़ी हूँ जो बचते। मैं हर एक के घर में झाँक के कौन सो रहा है, जाग रहा है, किसकी बेटी किधर जा रही, क्या कर रही, वो थोड़ी हम किस्म के लोग हैं। और मुझे डर भी नहीं इस बात का, और छुपाने का भी क्या बात है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। मेरे घर के लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे सर्टिफिकेट्स है। मैं दुनिया से क्यों छुपूँ, नवाब मलिक से क्यों छुपूँ मैं? और कहाँ ड्रग, कहाँ उसका जवाई पकड़ा, कहाँ ये रजिस्ट्रेशन? नवाब मलिक आरोप है कि आप मुस्लिम धर्म में आए, फिर चूंकि उनको सरकारी नौकरी चाहिए थी, हिंदू धर्म में वो कन्वर्ट हो गए समीर वानखेड़े, और फिर उन्होंने नौकरी हासिल करके एक दलित का हक छीना है। अगर नवाब मलिक ये चाहते तो वो कहाँ बताए कि मैंने धर्मांतर किया है या मैंने धर्मांतर किया, वो बताए। जो चाहे मैं सजा कबूल करूँगा। खाली निकाले, कहीं से भी निकाले, वो ऑनलाइन से निकाले, गवर्नमेंट से निकाले, मैं कहाँ धर्मांतर किया वो बताए मुझे। समीर वानखेड़े के पिता बार बार अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े की पहली शादी मां की मर्जी के मुताबिक हुई। इस शादी का सारा कामकाज समीर की मां की देखरेख में हुआ। मां ने ही देखा था कि निकाहनामा में क्या लिखा था। उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दिनेश मौर्य ने उस काजी को खोज निकाला। वो काजी जिन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़वाया था, निकाहनामे पर जिन काजी के दस्तखत हैं, उन्होंने कहा कि निकाहनामा असली है। लड़की और लड़का दोनों मुसलमान थे। समीर के पिता का नाम दाऊद था, उनका पूरा परिवार मुसलमान था, इसीलिए उन्होंने निकाह पढ़वाया था। अगर लड़के का परिवार हिंदू होता तो शरिया में निकाह की इजाजत ही नहीं होती। मज़कूरा बाला वकील मतलब यह है कि ऊपर जो लिखे हुए वकील और गवाह हैं जी, उनकी मौजूदगी में मैंने अपनी शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ाया, यानी इन सब की मौजूदगी में। ठीक है, आपने निकाह, और ऊपर जो मेहर की रकम लिखी उसके आगे आपने ये उर्दू में क्या लिखा है ये बताइए। ये
इधर जो दूल्हा की जो दस्तखत है नहीं जी। वो लिखा है कि इस मोहर की रकम को मैंने कबूल किया, यानी 33,000। ये समीर साहब इसको कबूल करते थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जन्म से ही हिंदू हैं। नहीं, वो गलत कहते हैं। हमारे यहाँ तो ये मुसलमान ही बन करके आए थे। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और पिता के नाम को लेके कंफ्यूजन है, यहाँ पे दाऊद लिखा हुआ है निकाह नामे में, उनके पिता का नाम जबकि कुछ हाँ, तो अगर वो मुसलमान भले वो हिंदू थे, अगर दाऊद यहाँ नाम न लिखवाए होते तो ये निकाह भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो क्या आप जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आपको कोई जानकारी दी थी उनके बारे में कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? कोई नहीं, मुसलमान जब रहेगा तभी निकाह पढ़ाने के लिए आएगा, वरना जानकारी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी हाँ, मुसलमान ही होगा तभी निकाह पढ़ाने जाएगा और तभी हम लोगों के पास आएगा वो। अच्छा। हिंदू तो निकाह पढ़ाने के लिए आएगा ही नहीं हमारे पास, ना हम पढ़ाएंगे और ना हमारी शरीयत में निकाह होगा। अब इस निकाह नामे को लेकर क्योंकि वो कह रहे कि उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, आप ये निकाह नामा दिखा रहे हैं, वो ये सही नहीं है, उनका कहना गलत है। जी जी, लड़का भी मुसलमान था, लड़की भी मुसलमान थी, सब बाप दादा भी मुसलमान थे, इसके बाप भी उसके बाप भी, इसलिए निकाह हुआ। वरना शरीयत एक कोई लड़की हो चाहे किसी भी मज़हब की हो, लड़का अपने मज़हब का हो तब भी निकाह नहीं होगा। अगर लड़की अपने मज़हब की हो, लड़का उस मज़हब का हो तब भी निकाह नहीं होगा। और उस निकाह को काजी अपने यहाँ पढ़ाएगा नहीं। जी, वो गलत कह रहे हैं। वो उस वक्त में मुसलमान थे, बाप भी मुसलमान था, वो सब झूठ बोल रहे हैं कि हम हिंदू थे। अब देखिए ये सारी बातें किस लेवल पर आ गई हैं। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं। काजी कह रहे हैं उन्होंने समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह पढ़वाया। समीर के फादर कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर हुई थी और बाद में दोनों का तलाक भी हो गया। इसके बाद समीर वानखेड़े ने 2016 में दूसरी शादी की। अब क्रांति रेडकर जो एक जानी मानी एक्ट्रेस है, समीर की वाइफ है, क्रांति भी खुलकर समीर का बचाव कर रही है। क्रांति ने कहा कि उन्हें समीर वानखेड़े की पहली शादी के बारे में सब कुछ मालूम था और जहां तक निकाह नामे की बात है तो यह सब इसलिए हुआ क्योंकि समीर की मां चाहती थी कि उनकी शादी इस्लामिक रीति रिवाज से हो। जहां तक कन्वर्जन का सवाल है, धर्म परिवर्तन की बात है, तो क्रांति रेडकर वानखेड़े ने साफ साफ कहा समीर वानखेड़े ने कभी अपना धर्म नहीं बदला, वो जन्म से हिंदू है। भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो लीगल होते हैं, जिनको लीगल माना जाता है। तो उस सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े का रिलीजन हिंदू है, उनकी कास्ट महार है, जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये जो निकाह हुआ था वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो थे वो मुस्लिम थे। उनकी इच्छा और उनकी इज्जत रखने के लिए समीर ने उस वक्त वो निकाहनामा किया था, निकाह ये किया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई भी अपना ऑफिशियली रिलीजन चेंज नहीं किया था। दाऊद नाम जो है पिता की जगह पर, उस वजह से सवाल खड़े हो रहे कि आखिर जब दाऊद नाम लिखा था पिता की जगह पे तब समीर वानखेड़े ने क्यों वहां पर सिग्नेचर किया? देखिए, मेरा कहना ये है कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स ये माँ ने बनाए, उस वक्त समीर वानखेड़े या डैडी ने उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज दे वर मेड आउट ऑफ लव। यहाँ पे इमोशनल सेंटिमेंट्स की बात हो रही है, एक मरी हुई औरत की। अगर इन लोगों को उसकी भी शर्म नहीं है तो ये लोग तो मतलब आई कांट इवन कमेंट अबाउट देयर स्टेटस एंड देयर कैरेक्टर। मौलाना कह रहे कि अगर उन्हें पता होता कि अगर समीर हिंदू है तो शायद वो निकाह भी नहीं कराते। तो उन्होंने रिसर्च करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? एक और आपको गुमराह किया गया, परिवार को गुमराह किया गया, इस तरह का आरोप लग रहा है कि शादी के पहले जो है गुमराह किया गया। किसको? जो लड़की का परिवार है उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें बताया नहीं गया कि समीर वानखेड़े जो हैं या फिर उनके पिता है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, माताजी भले ही इस्लाम धर्म का पालन करती है। वो अभी उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं वो उनको भी शायद फिर कोर्ट का ही दरवाज़ा ठकठकाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी निजी ज़िंदगी है, वो उनकी निजी प्राइवेट लाइफ है जो पास्ट है। मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। आपको शादी के पहले कभी बताया ये सारा घटनाक्रम जो हुआ था समीर वानखेड़े जिंदगी में, उन्हें सब पता? ऑफ कोर्स यस, मुझे सब पता था। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसने किससे शादी की, किसने किससे निकाह किया, इन सारी बातों का इस सारे केस से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। लेकिन नवाब मलिक
कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने समीर वानखेड़े पर सिर्फ यह आरोप नहीं लगाया, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े ने रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाकर अफसर बन गए। यह भी आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के झूठे केसेस में लोगों को फंसाकर उनसे वसूली करते हैं। समीर वानखेड़े के ड्रग माफिया से कनेक्शन है। नवाब मलिक का तीसरा इल्जाम यह है कि समीर वानखेड़े गैर कानूनी तौर पर फोन टैप करवाते हैं और फिर उगाही करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। नवाब मलिक ने सारे आरोपों को आर्यन के केस से जोड़ दिया। नवाब मलिक का इल्जाम है कि जब क्रूज से आर्यन समेत कई और लोगों को पकड़ा गया तब वहां पर एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर मौजूद था और समीर वानखेड़े का इससे कनेक्शन है, लिंक है। इसलिए एनसीबी को पूरे मामले की तफसील से जांच करनी चाहिए। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। नवाब मलिक की बातें सुनकर लगता है कि एनसीबी के अंदर कुछ ऐसे अफसर हैं जो शायद समीर वानखेड़े को पसंद नहीं करते और वो लगातार इंफॉर्मेशन नवाब मलिक को दे रहे हैं। और नवाब मलिक इस सारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से जिस तरह से समीर वानखेड़े पर लगातार अटैक कर रहे हैं, उसे लेकर महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा एक इन्वेस्टिगेटिव अफसर को टारगेट करना ठीक नहीं है। अगर नवाब मलिक के पास एविडेंस है तो वो कोर्ट जा सकते हैं और एनसीबी को भी अगर कुछ संदेह लगता है तो जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। लेकिन इस तरह से इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस प्रकार से टारगेट करना ये ठीक नहीं है। साथ साथ किसी भी ऑनगोइंग केस में जो साक्ष्य होते हैं, गवाह होते हैं, उनके ऊपर सरकार की ओर से दबाव बनाकर सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए उनको डिस्क्रेडिट करना, ये भी बहुत गलत है। और जिस प्रकार की ये सारी परिस्थितियां चल रही है, इसके कारण न्याय की प्रक्रिया में बाधा तैयार होती है। और वे मंत्री है, संविधान की शपथ ली है, तो कोई मंत्री ये कहे कि मैं अधिकारी को जेल में डाल दूंगा, मैं उनको इस प्रकार से करूंगा, तो मुझे लगता है कि संविधान की जो शपथ उन्होंने ली है उस दायरे में ये नहीं बैठता। अगर उनके पास कोई चीजें हैं तो वो कोर्ट चले जाए, ऑनगोइंग केस चल रही है उसमें सारे साक्ष्य जो उनके पास है वो दे और कार्रवाई की बात करे। लेकिन इस पर कोरी राजनीति हो रही है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं तो इसके आगे चलकर ये कहता हूं कि उन्होंने भी कोई आरोप लगाए अगर, तो एनसीबी जरूर उसकी जांच करे और एनसीबी भी उन आरोपों का दूध पानी का पानी करे। अब सवाल है कि इस सारे मामले में इतने आरोप लग रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है, तो फिर एनसीबी क्या कर रही है? समीर वानखेड़े को लेकर आर्यन केस के गवाह ने इल्जाम लगाया है।
बाकायदा एफिडेविट देकर लिखा कि आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। ये डील समीर वानखेड़े के बिहाफ पर हो रही थी। तो इन आरोपों की जांच को लेकर एनसीबी की विजिलेंस विभाग की टीम आज मुंबई पहुंची। डिप्टी डीजी रैंक के ऑफिसर इस टीम को लीड कर रहे हैं। आज उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर 4.5 घंटे तक समीर वानखेड़े से बात की, उनके बयान दर्ज किए गए। लेकिन जिस गवाह प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए थे, ये कहा था कि समीर वानखेड़े ने आर्यन को रिहा करने के बदले में करोड़ों रुपए की डील की थी, वो आज इस जांच में शामिल नहीं हुआ। प्रभाकर फिलहाल मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन में है और एनसीबी की तरफ से कहा गया कि आज काफी कोशिश के बाद भी प्रभाकर और किरण गोसावी को नोटिस सर्व नहीं हो सका। एनसीबी का कहना है कि प्रभाकर और किरण गोसावी की जांच में उनको शामिल होना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था। प्रभाकर सैल जी और गोसावी जी को हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके दिए गए पतों पे या फ़ोन नंबर पे, उनसे अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। हम लोगों ने मैसेज भी छोड़े उनके लिए कि वो इंक्वायरी में आके शामिल हों और जो भी साक्ष्य वो देना चाहें वो दें, और एक इंडिपेंडेंट जगह पे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि बिना किसी भय और दबाव के वो यहाँ पे अपनी बात रख सकें। पर अभी तक उनकी तरफ से इंक्वायरी में शामिल होने का कोई हमें संवाद नहीं मिला है। तो मीडिया के माध्यम से आज मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि वो लोग इंक्वायरी को ज्वाइन करें और जो भी सबूत उनके पास है हमारे सामने रखें। प्रभाकर सैल मीडिया के सामने आ रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, लेकिन जो टीम गठित की गई है, आज से उसने जांच शुरू किया, आप उसको हेड कर रहे हैं, आपके सामने क्यों नहीं आ रहे? अब इसकी वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है जो भी कहना चाहें, ये अच्छा फोरम है, उसी के लिए टीम गठित हुई है जिसकी जांच करने के लिए, तो इस माध्यम में आके अपनी बात कहें तो शायद उस पर बेहतर न्याय हो सकेगा। समीर वानखेड़े से आज लंबी पूछताछ हुई, कितने घंटे ये पूछताछ चली, बयान दर्ज हुए, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई सर? उन्होंने इस केस के संबंध में जो भी हम लोगों ने प्रश्न पूछे उसके उन्होंने अपनी तरफ से जवाब रखे। एक लंबी बातचीत हुई, लगभग 4-4.5 घंटे चली। कुछ दस्तावेज उन्होंने दिए, कुछ साक्ष्य दिए और अपना पक्ष रखा है, और आगे भी आवश्यकता हुई तो हम लोग उनको फिर इस जांच में शामिल करेंगे। उनसे कुछ और दस्तावेज हम लोगों ने मांगे हैं, आने वाले समय में जो वो देंगे। क्या पूजा डडलानी से भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जाएगी जिस तरीके से प्रभाकर सैल ने आरोप लगाए थे? इस केस से जुड़े जितने भी अहम गवाह हैं हम सभी से पूछताछ करेंगे। जब एनसीबी की विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं तो उसी पद के ऊपर जो समीर वानखेड़े हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे? ये पद पे बने रहेंगे, मैंने पहले भी बोला, ये अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं इस पे टिप्पणी करूं। मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, उसमें जैसे भी साक्ष्य इकट्ठे होंगे, जैसी भी बात आगे आएगी, मैं अपने डीजी को रिपोर्ट दूंगा। यह अच्छी बात है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो भी इल्जाम लगे, एनसीबी ने बिना देर किए उनकी जांच शुरू कर दी, और इसके जांच करने वाले जो अफसर हैं वो किसी की भी बात सुनने को तैयार है। महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर ने जो आरोप लगाए वो गंभीर हैं। वो कहते हैं कि वानखेड़े शादी करने के लिए मुसलमान बन गए और सरकारी नौकरी पाने के लिए दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। नवाब मलिक ने जो चिट्ठी जारी की उसमें कहा गया कि समीर वानखेड़े जिनको पकड़ते हैं उनके घरों में नारकोटिक्स प्लांट करके रिकवरी दिखाते हैं और फिर केस बंद करने के लिए करोड़ रुपए मांगते हैं। एक गवाह का आरोप है कि आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ मांगे गए। ये सब इल्जाम है। इस केस में जिन लोगों को वानखेड़े ने गवाह बनाया उनके कनेक्शन बीजेपी से निकले, इसीलिए यह मामला पूरी तरह से सियासी हो गया है। यह मामला महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नेताओं के बीच टकराव का मसला बन गया है, और इसी के चक्कर में मामला बिगड़ा। बात आर्यन खान से शुरू हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे नवाब मलिक ड्रग्स केस में अपने दामाद को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए। वो कन्विंस्ड हैं कि वानखेड़े ने उनके दामाद को झूठे केस में फंसाया और वो किसी तरह से समीर वानखेड़े को भी जेल भेजना चाहते हैं, उनकी नौकरी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता समीर वानखेड़े के वकील बन गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी समीर वानखेड़े के साथ सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री वानखेड़े के खिलाफ है। महाराष्ट्र में पिछले साल भर में यह तीसरा मौका है कि जो केस जांच एजेंसियों का विषय होना चाहिए था वो राजनीतिक दलों के बीच लड़ा जा रहा है।
एक अफसर राज्य सरकार की प्रोटेक्शन लेता है तो दूसरा केंद्र सरकार की शरण में चला जाता है। मुझे लगता है कि कानूनी मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जब सियासत घुस जाती है तो फिर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तब इसी तरह की बातें सामने आती हैं, एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है और जांच एजेंसियों की छवि भी खराब होती है। न्यायपालिका पर लोग सवाल उठाने लगते हैं और न्याय मिलने में देर होती है। इस केस में जो लोग पकड़े गए उनके साथ यही हो रहा है। इसीलिए अदालत में आर्यन के वकील बार बार कह रहे हैं कि उन्हें सियासी बयानों से कोई मतलब नहीं है, समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो क्रॉस फायर में फंस गए हैं। आर्यन के वकील कहते हैं कि उनका केस अगर मेरिट के आधार पर सुना जाता तो शायद अब तक आर्यन को बेल मिल चुकी होती। अब मैं आपको बिहार की सियासत की बात बताता हूं। काफी सियासी गर्मी है आजकल बिहार में। जमानत पर जेल से छूटे लालू यादव अब चुनाव के मैदान में पहुंच गए हैं। 6 साल के बाद लालू यादव चुनाव में कैंपेन करते दिखाई दिए। 42 महीने तक जेल में रहे, इसके बाद बीमारी से लड़ते रहे। इस बीमारी का असर लालू यादव के चेहरे पर, उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा है। लालू कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उम्र का भी तकाजा है। आवाज में वो पहले जैसा रुआब नहीं है, लेकिन उनके अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। विरोधियों पर हमला करने का तेवर वही पुराना है। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। लालू ने आज इन्हीं 2 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। लालू को देखने के लिए, उनकी आवाज सुनने के लिए काफी भीड़ जुटी। आज लालू ने कहा कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा डर गए हैं क्योंकि उन्हें नतीजा पता है। लालू ने कहा कि नीतीश की सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वो नीतीश की सरकार का विसर्जन करने आए हैं। नीतीश कुमार घर से निकलते नहीं, मुंह पर जैसे बैल को जाप लिया जाता है, जाप लगा के घूमता है नीतीश। देश सरकार जब हम आए तो पत्रकार में पूछा हमसे पटना में क्या कहना है आगे बढ़ने में। हम कहा तेजस्वी यादव ने तो उखाड़ के फेंके दिया है जनता के सहारे, हम विसर्जन करें। विसर्जन का अर्थ नहीं समझा, रो रहा लोग आगे जाना कि लालू यादव बाग के गोली हमको मार रहे, आओ पहला गोली मार के। बहुत डरपोक आदमी है, वो हम जानते हैं, शुरू से जानते हैं। बिहार में जिन 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये दोनों सीटें पिछले साल जेडीयू ने जीती थी। असेंबली इलेक्शन के वक्त आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन बाई इलेक्शन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार अलग अलग उतारे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार खुश हैं। लेकिन यह भी सही है कि लालू यादव ने चुनाव कैंपेन में पहुंचकर नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। नीतीश की चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि बाई इलेक्शन के नतीजों का असर सरकार की स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा में फिलहाल 241 विधायक हैं। इनमें से 110 एमएलए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के हैं। 5 विधायक ओवैसी की पार्टी के हैं। अगर आरजेडी बाई इलेक्शन में दोनों सीटें जीत जाती है तो विपक्ष के विधायकों की संख्या 117 हो जाएगी और फिर नीतीश की सरकार का भविष्य विकासशील इंसान पार्टी के 4 और जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायकों पर टिक जाएगा। और नीतीश जानते हैं कि लालू यादव के लिए कुछ विधायकों को इधर उधर करना, मांझी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार की चिंता तो जायज है। पंजाब में चुनाव अब करीब आता जा रहा है और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस चुनावी गर्मी को और बढ़ा दिया। कैप्टन ने आज ऐलान किया कि उन्होंने नई पार्टी के नाम और सिंबल के लिए इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया है और वो जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ चुनावी तालमेल करेगी। कैप्टन ने कोई बात छुपाई नहीं। उन्होंने कहा कि उनके लिए पंजाब की सुरक्षा और किसानों के हित ये 2 बड़े मुद्दे होंगे। कैप्टन ने कहा कि कल वो दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलकर किसानों के इश्यूज पर बात करेंगे।
अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके पास कृषि कानूनों का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन वो इस पर बात करेंगे और चर्चा से कुछ हल जरूर निकलेगा। इसके बाद कैप्टन ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की वकालत की। कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की सुरक्षा और देश के हित में यह फैसला जरूरी था। कैप्टन ने कहा कि वो 9.5 साल पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो पंजाब की सुरक्षा से जुड़ी सारी बातों को अच्छी तरह समझते हैं। कैप्टन ने कहा कि जिस तरह पंजाब में ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई की कोशिश हो रही है, ड्रोन्स पंजाब की सरहद में 31 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं। अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो ये चंडीगढ़ तक पहुंच जाएंगे। 9.5 साल में इस पंजाब का होम मिनिस्टर है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been home minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. Nobody wants a disturbed Punjab. पहला की हुंदा सी, ये तार दे नीचे ली सुरंग बना के ये अपने हथियार हथूर या हेरोइन हो या कुछ कर लेंदे सी विचों। वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां दा पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां दे उपर आ जांदे सी। हुण ये जिहड़ा ड्रोन सिस्टम चलिया होया है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमेना। पहले ड्रोन आए से अज तो तकरीबन 1.5 साल पहला, इट वॉज जस्ट हॉपिंग अक्रॉस द रिवर, इधरों चक्या इधर सिट्टिया और वापस गए। सानू नहीं पता लग्या फॉर सम डेज कि कित्थों आ रहे ने पैकेजेस। दैन कुदरती तौर पे वन ड्रोन एक दरख्त के विच फस गया, सो वी केम टू नो ड्रोन्स वर बट कैरिंग दिस मटीरियल। पहला था इट वॉज ड्रॉपिंग अक्रॉस द रिवर, देन दे मेड द डिस्टेंस अबाउट 7 to 8 kilometers, एंड हुण मेरे को द लास्ट लॉट विच आई रिसीव्ड information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So ये जड़ा कहना कि 51 किलोमीटर बड़ा it's taking over Punjab, this is a total misconception. I do not know what the all party meeting discussed, लेकिन please understand one thing, security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. ना हुई है पहला, ना हुई है हुण। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ को ज्यादा अधिकार दिए जाने को जरूरी बताया। कहा जब वो सीएम थे तब 2 बार ड्रोन 31 किलोमीटर अंदर तक आ गए थे, लेकिन पंजाब की नई सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर परगट सिंह का कहना है कि आज तक ड्रोन कभी भी 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं आए। पता नहीं ऐसी क्या बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार पंजाब के खिलाफ बोलते हैं। कोई ड्रोन जिहड़ा आ वो 3 किलोमीटर तो अंदर नहीं आया, सो 15 किलोमीटर का सफिशिएंट एरिया हैगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पता नहीं किहड़ी पहाड़ा पड़े आ भी वो हमेशा ही पंजाब के अगेंस्ट खड़े होंदे आ, और मैं तो इस गल ते हैरान है कि ही यूज्ड टू बी इन द आर्मी। जे 3 किलोमीटर तो अंदर ड्रोन अज तक नहीं आया तो बीएसएफ कोल 15 किलोमीटर का घेरा हैगा, तो फिर एक किहो जिहियां परिस्थितियां हो गई भी जिहड़ा बीएसएफ नूं 50 किलोमीटर रेंज दे। आज बहुत दिन बाद फिर से पेगासस की चर्चा हुई। पेगासस के जरिए जासूसी हुई या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक सही बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय हो इतना ही काफी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस टेक्निकल कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस आरवी रविंद्रन इस कमेटी की निगरानी करेंगे, जबकि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर आलोक जोशी और संदीप ओबराय उनकी मदद करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, राइट टू प्राइवेसी सिर्फ नेताओं और पत्रकारों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी हक है, इसलिए सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। राहुल गांधी बहुत खुश थे। राहुल ने कहा कि
प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे में इन दोनों नेताओं को यह बताना चाहिए कि किसके कहने पर यह सॉफ्टवेयर खरीदा गया। ये पेगासस जो है ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। ही इज नॉट अबव द नेशन, ही इज नॉट अबव द इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीईसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। राहुल गांधी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उस पर मोहर है। लेकिन बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के स्टैंड के मुताबिक है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके जांच कमेटी बनाने की मांग की थी। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ शब्द रट लिए हैं और हर मुद्दे पर लोकतंत्र की हत्या की बात दोहराने लगते हैं। सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं, आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। दिस इज नथिंग बट रिपीटेटिव वर्ड्स ऑफ राहुल गांधी। उनके वोकैबुलरी में डेमोक्रेसी क्रश, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, ये उनके टेप रिकॉर्डर में फिक्स हो गया है। वो कुछ भी बोलने से पहले ये तीनों शब्दों का उच्चारण अनिवार्य रूप से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला न कांग्रेस की जीत है, न सरकार की जीत है, न बीजेपी की। यह फैसला लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में लोगों की आस्था को और मजबूत करने वाला है। मैं जस्टिस रविंद्रन के काम करने के तरीके को जानता हूं। कानून को लेकर उनकी समझ और उनकी ईमानदारी को लेकर जस्टिस रविंद्रन की बहुत प्रतिष्ठा है। जब मामला ऐसे जज के सामने हो तो फिर इस पर राजनीति करने के बजाय उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।